नमस्कार। मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम बीए पार्ट थर्ड में लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं। बीए पार्ट थर्ड में लोक प्रशासन के 2 पेपर हैं। पहला पेपर है तुलनात्मक लोक प्रशासन और दूसरा पेपर है भारत में स्थानीय प्रशासन। हम दूसरे पेपर को शुरू कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले हम भारत में स्थानीय स्वशासन को समझ रहे हैं। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारत की अधिकांशतः जनसंख्या गांवों में रहती है। जब हमारे देश की अधिकांशतः जनसंख्या गांवों में रहती है तो ये जरूरी है कि ग्रामीण लोगों के बीच में हम लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करें, या इस बात को हम यूं कह सकते हैं कि गांवों में रहने वाली जनता में राजनीतिक जागृति होना आवश्यक है। जब तक ग्रामीणों में राजनीतिक जागृति नहीं होगी, उनके चेतना का स्तर ऊंचा नहीं उठेगा, तब तक हमारा लोकतंत्र सफल नहीं होगा। अतः ये जरूरी है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए हम ग्रामीण स्तर पर जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करें। हम इस बात को जानते हैं कि 1947 से पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासनकाल था। अंग्रेजों ने अपने मॉडल विकसित किए शासन करने के, जिसमें भारतीयों की सहभागिता लगभग नहीं थी। किंतु जैसे जैसे भारतीयों ने आज़ादी के लिए संघर्ष प्रारंभ किया और शासन में अपनी सहभागिता निश्चित करने की मांग रखी, तब अंग्रेजों ने स्थानीय शासन के महत्व को समझना शुरू किया। 1882 में लॉर्ड रिपन के शासन के समय सबसे पहले स्थानीय स्तर पर लोगों ने प्रशासन में सम्मिलित होने का प्रयास किया और प्रशासनिक स्तर पर जिला बोर्डों की स्थापना की गई। ये हम 1882 की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को काफ़ी महत्व मिला और ब्रिटिश शासन द्वारा लोगों को अपने शासन में सम्मिलित करने के लिए 1930 और 1940 में अनेक प्रांतों में पंचायती राज संबंधी कानून बनाए गए। यह हमें ये बात समझनी चाहिए कि जब हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, जब हमारे देशवासी आज़ादी की मांग कर रहे थे, तो ब्रिटिश शासन के द्वारा कुछ इस प्रकार के नियम बनाए गए, इस प्रकार के प्रावधान किए गए ताकि कम संख्या में भारतीयों का प्रतिनिधित्व भी प्रशासन में हो सके। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ लिया है, फर्स्ट ईयर में आपने जब पढ़ा भारत में लोक प्रशासन, तो 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम माने जाते हैं, जब ब्रिटिशर्स ने भारतीय प्रशासन में भारतीयों की मांग पर भारतीयों को कुछ दिया। अभी तक वो अपने मॉडल के हिसाब से भारत पर शासन कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे भारतीयों की मांग बढ़ने लगी कि उन्हें शासन में भागीदारी करनी है, अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं, हमें अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए, तो अंग्रेजों ने भी भारतीयों की मांग को शांत करने के दृष्टिकोण से भारतीयों को कुछ सुविधाएं देना प्रारंभ किया। और जब हम स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं, तो स्थानीय स्वशासन में 1930 और 1940 महत्वपूर्ण वर्ष है जब पंचायती राज संबंधी कानून बने। यहाँ पर एक बात और हम बताना चाहेंगे कि 1940 के बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हो गया। जब हमारे देश का संविधान बन रहा था, नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया, तो संविधान का जो पहला प्रारूप था, उस प्रारूप में पंचायती राज व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं था। हमारे संविधान निर्माताओं ने पंचायती राज व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का उल्लेख संविधान में नहीं रखा। गांधी जी चाहते थे कि संविधान में
पंचायती राज का उल्लेख हो, क्योंकि गांधी जी का स्वप्न था कि लोकतंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाना है। गांव के हर सिरे से, ग्रामीण भारत के हर सिरे से जुड़े हुए व्यक्तियों को लोकतंत्र में सहभागी होना चाहिए। और जब तक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं होगा, अर्थात लोकतंत्र की शक्तियों को जनता में नहीं बांटा जाएगा, तब तक भारत में प्रजातंत्र का मूल उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। ये गांधी जी का मानना था। और गांधी जी के इस दबाव के परिणाम स्वरूप ही भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 जोड़ा गया। यह अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र है और नीति निर्देशक सिद्धांतों में ही ये प्रावधान रखा गया कि भारत में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं स्थापित की जाएगी। कालांतर में इसमें और परिवर्तन हुए। अब हमारे सामने 73वां संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन है, जिन संविधान संशोधनों ने स्थानीय स्वशासन के महत्व को और बढ़ा दिया गया। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना समझें कि इस स्थानीय स्वशासन का आरंभ जो 1882 से हुआ, फिर आजाद भारत में भी सरकारों को ये निर्देश दिया गया नीति निर्देशक सिद्धांतों में कि वे स्थानीय स्वशासन के महत्व को स्वीकार करें और स्थानीय स्वशासन से संबंधित संस्थाओं की स्थापना करें। हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है। देखिए, स्थानीय स्वशासन का मतलब है स्थानीय स्तर की जनता अपना शासन स्वयं करे, अर्थात स्थानीय स्तर पर लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के द्वारा ही एक संस्था का गठन किया जाए, जिसमें उस क्षेत्र विशेष की जनता के प्रतिनिधित्व हो और वो प्रतिनिधि, क्षेत्र विशेष की जनता के प्रतिनिधि उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करें। ये जो हम स्थानीय स्वायत्त शासन की बात करते हैं, जिसको हम स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं, इसके मूल में दो बातें हैं। पहली बात यह है कि शासन को निचले स्तर तक लोकतांत्रिक बनाना। जब तक हम स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को नहीं अपनाएंगे, हमारी व्यवस्था में शासन को निचले स्तर तक नहीं पहुंचाया जा सकता। केंद्रीय स्तर का प्रशासन कभी भी स्थानीय स्तर की जनता की समस्याओं को उतनी गहनता से, उतनी गंभीरता से नहीं समझ सकता जो कि स्थानीय स्तर का प्रशासन समझ सकता है। पहली बात। इसी में एक दूसरी बात जुड़ जाती है कि जब तक स्थानीय स्तर के लोग राजनीति में अपनी भागीदारी नहीं लेंगे, चाहे वो मताधिकार के रूप में अपनी सहभागिता निर्धारित कर रहे हैं या चुनाव लड़कर सहभागिता निर्धारित कर रही हैं या किसी प्रत्याशी के समर्थन में विरोध में अपना मत बना रहे हैं, ये जितने भी व्यवहार हो रहे हैं, इन सारे व्यवहारों से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत बनती है। तो स्थानीय शासन होने पर निचला स्तर मतलब ग्रामीण स्तर तक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, लोकतांत्रिक व्यवहार, लोकतांत्रिक विचार मजबूत बनता है। और इसमें एक दूसरी बात हो रहा है कि हम स्थानीय स्वशासन क्यों चाहते हैं। दूसरी बात है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी सक्षम बनती है कि स्थानीय स्तर पर जब लोग स्वयं मताधिकार का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं या प्रत्याशी के रूप में खड़े होकर स्वयं जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, स्थानीय स्तर की समस्याओं को समझ रहे हैं, स्थानीय स्तर पर वित्तीय प्रबंधन कर रहे हैं और स्थानीय समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को शासन की कला का ज्ञान होता है। शासन की कला का ज्ञान जब व्यक्ति शासन से संबंधित होता है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। अगर स्थानीय स्वशासन अपना लिया जाता है किसी भी देश में, किसी भी व्यवस्था में, तो वहाँ जनता को शासन की कला का ज्ञान होता है। और जिस देश में, जिस व्यवस्था में जनता को शासन की कला का ज्ञान है, वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। तो स्थानीय स्वशासन में स्थानीय लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो स्थानीय समस्याओं को
बेहतर ढंग से समझते हैं। हर स्थान की अपनी विशेष प्रकार की समस्याएं होती हैं, जिन समस्याओं को दूसरे स्थान पर रहने वाले लोग उतने बेहतर ढंग से नहीं समझ सकते। पहाड़ी क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ की अपनी समस्याएं हैं। रेगिस्तान की समस्याएं अलग प्रकार की है। तो पहाड़ों का पे रहने वाला व्यक्ति रेगिस्तान की समस्या को नहीं समझ सकता, और रेगिस्तान में रहने वाला व्यक्ति पहाड़ों की समस्या को नहीं समझ सकता। इसे जरूरी है कि जो लोग पहाड़ों के पर रहने वाले हैं, जिनका जीवन पहाड़ों के बीच में रहकर कटा है, उनको ही जिम्मेदारी सौंपी जाए कि आप पहाड़ों का प्रशासन चलाएं, और जो रेगिस्तान में रहने वाले हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए कि आप रेगिस्तान का शासन चलाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्थानीय समस्याओं को बेहतर ढंग से केवल वही लोग समझ सकते हैं। इससे मिलती हुई बात है कि जो लोग समस्याओं को बेहतर ढंग से समझेंगे, वही उन समस्याओं का समाधान भी ढूंढ सकते हैं। जंगल की समस्याओं का समाधान आदिवासी लोग बेहतर ढंग से कर सकते हैं, ना कि शहर में रहने वाले लोग। आदिवासी समुदाय को पता है कि जंगल की समस्या क्या है और समस्या का समाधान क्या हो सकता है। अतः स्थानीय स्वशासन का क्या तात्पर्य हुआ कि स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा स्थानीय शासन की व्यवस्था सुचारू रूप से करना। स्थानीय स्तर की समस्याओं, उनके समाधान, स्थानीय लोगों के लिए नीति का निर्माण, उन नीतियों का क्रियान्वयन बाहरी लोगों के द्वारा ना होकर उस स्थान पर रहने वाले लोगों के द्वारा हो, तो उसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। और ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ होती है, समस्या का निदान आसानी से होता है, और लोकतांत्रिक स्वरूप का निचले स्तर यानी कि ग्रामीण स्तर पर भी ये लोकतांत्रिक स्वरूप विद्यमान रहता है, इसकी व्यवस्था स्थापित हो पाती है। स्थानीय स्वशासन में क्यों जरूरी है कि हम स्थानीय स्वशासन के बात को उठाते क्यों हैं? गांधी ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का स्वप्न देखा, और गांधी जी चाहते थे कि अंतिम जन तक शासन पहुंचे और अंतिम जन को शासन में सम्मिलित किया जाए। इसके पीछे जो सोच थी, उस सोच में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि स्थानीय स्वायत्त शासन में स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान किया जाता है, और स्थानीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन की जरूरत हमें क्यों है? ताकि स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान बहुत महत्वपूर्ण ढंग से हो जाए, बहुत प्रभावी ढंग से हो जाए, और इसके लिए स्थानीय संस्थाओं का गठन होना जरूरी है। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि स्थानीय संस्थाएं लोगों को राजनीतिक रूप से परिपक्व करती है। अगर स्थानीय शासन होता है, अगर स्थानीय संस्थाओं का गठन किया जाता है, तो लोगों की राजनीतिक समझ बनती है। लोग समझने लगते हैं कि किस प्रकार एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कार्य करती है। लोग समझने लगते हैं कि अपना प्रतिनिधि कैसे चुना जाता है। देश में, राज्य में या विश्व में जो राजनीतिक घटनाएं घट रही है, उस पर चर्चा होती है और लोगों की राजनीतिक समझ बनती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये जरूरी है कि जनता की राजनीतिक समझ परिपक्व बने। एक और इसमें बात हम जोड़ते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण तभी हो सकता है जबकि निचले स्तर पर स्थानीय संस्थाएं विद्यमान हों। केंद्रीय स्तर से आप सत्ता को नीचे के स्तर पर, यानी केंद्र से प्रांत और प्रांत से फिर और स्थानीय स्तर पर, शहरी स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर आप सत्ता को प्रवाहित करना चाहते हैं, और ये प्रभावित करना जरूरी है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। लेकिन ये सत्ता का विकेंद्रीकरण तभी संभव है जब स्थानीय स्तर पर संस्थाएं विद्यमान हो, और इस संस्थाएं कब विद्यमान होगी? जब स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत इन संस्थाओं को चुना जाए। और आखिरी बात इसमें है, जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, कि स्थानीय संस्थाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है। स्थानीय लोगों में राजनीतिक चेतना
और समझ का विकास देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वरूप को मजबूत बनाता है। जैसे जैसे राजनीतिक चेतना का विकास होगा, समझ का विकास होगा, वैसे वैसे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। तो ये ज़रूरी है कि स्थानीय संस्थाओं के महत्व को समझा जाए और स्थानीय स्तर पर लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्थानीय प्रशासन में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें, उसमें रुचि लें, स्थानीय समस्याओं को समझें, उनके समाधान के विकल्प निकालें और जिन प्रतिनिधियों को उन्होंने चुनकर भेजा है, उन प्रतिनिधियों पे नज़र रखें कि वो अपने जो सत्ता उनको प्राप्त है, उसके दायित्वों का निर्वहन वो ठीक प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार भारत में स्थानीय स्वशासन की एक सामान्य सी भूमिका है, जहाँ हमें सिर्फ 2-4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि क्योंकि भारत गाँवों का देश है, इसलिए गाँवों की जनता को सत्ता में सहभागी बनाना ज़रूरी है। इसका प्रयास हुआ 1882 में लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले स्थानीय प्रशासन पे विचार किया। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1930-1940 में उसके बाद में प्रांतों में पंचायती राज कानून बने। फिर आज़ादी के बाद जो हमारा संविधान बना उसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों में इस विचार को शामिल किया गया और आज लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्थानीय स्वायत्त शासन में स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान तीव्र गति से हो सकता है, इसलिए स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं जरूरी है। साथ में ग्रामीण स्तर की जनता में राजनीतिक समझ को परिपक्व बनाने के लिए और सत्ता के विकेंद्रीकरण को आसान बनाने के लिए और अंत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए स्थानीय स्वशासन आवश्यक है। ये स्थानीय स्वशासन पर हमारा सामान्य परिचय था। बाकी हम इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे।